कार मैं हूं AK कश्यप और आज बात करने जा रहे हैं कि तमिलनाडु में 2026 में वह तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव होने वाला है। वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक नया दांव खेला है अपने स्टेट एम्प्लॉइयों को लेकर, और वे स्टेट एम्प्लॉई जो लगभग अभी 2003 से जो वहाँ पे तमिलनाडु का एक जो अलग सिस्टम लागू था उनके कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन से लेकर, जब उसमें डेफिसिट में जाते हुए देखा स्टालिन ने, तो एक नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चैलेंज करते हुए OPS के जैसा TAPS देने की बात कहा है। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि 2003 से लेकर 2025 के बीच में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने जिन कर्मचारियों को, जिन स्टेट एम्प्लॉइयों को नुकसान करवाया है, क्यों नुकसान करवाया है, इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि अभी जो आपका NPS या UPS में जो पैसा कट रहा है 10% की राशि, वह PFRDA के द्वारा संचालित होता है। लेकिन तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट विगत अगर बात करें लगभग 20-21 वर्षों से वो पैसा PFRDA के द्वारा रेगुलेट नहीं होता है, बल्कि LIC के माध्यम से के फंड में दिया जाता रहा है। अब इसके कारण हुआ क्या है कि एक वहाँ के स्टेट कर्मचारी हैं, उनको जो रिफ़ंड मिलना चाहिए था वह रिफ़ंड में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी विषय पे बात करेंगे कि क्या भारत में तमिलनाडु से फिर से इसकी यानी जो पुरानी पेंशन योजना है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, क्या इसकी शुरुआत माना जा सकता है, या यह भी एक MK स्टालिन का चुनावी दांवपेच है और ये चैलेंज कर रहे हैं केंद्र सरकार को इस विषय को लेकर। क्योंकि अभी केंद्र में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 3 पेंशन योजना OPS, UPS और NPS चल रहे हैं, तो कैसे ये TAPS जो है यानी जो तमिलनाडु का जो एश्योर्ड पेंशन स्कीम है, कैसे ये पुरानी पेंशन को चैलेंज कर पाएगा, इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। भारत का ये जो एक तरीका रहा है, चुनावी तरीका, कि जब भारत में लोकसभा के चुनाव हो, राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो, तो वहाँ के स्टेट एम्प्लॉई या सेंट्रल एम्प्लॉइयों को कुछ शगुफा जो है वो छोड़ा जाता है। अब इसी में जो है एक TAPS एक नया बोल जो है MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है कि वहाँ के कर्मचारी आकर्षित हो जाएं और जो NPS और UPS में जो कर्मचारी हैं उनको भी एक मैसेज जाए कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट TAPS लागू कर रही है, जो बिल्कुल OPS के जैसा है। अंतर को यहाँ पे कुछ समझेंगे, क्योंकि अभी जो यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से अगर TAPS तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम पे जो बात करने जा रहे हैं, इस तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम क्या सच में पुरानी पेंशन स्कीम के जैसा है, या यह भी जो केवल है वह ढोल नगारा ही पीटा जा रहा है। जैसे केंद्र सरकार ने UPS को लागू करने के समय ये बात कहा था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है बिल्कुल OPS को चैलेंज कर देगा, यानी OPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो OPS के जैसा होगा, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। तो ये TPS जब केंद्र सरकार UPS को OPS नहीं बना पाया, तो ये असंभव है कि TPS जो है वो OPS बन जाए। देखिए, समझिए इस चीज़ को कि UPS तो 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने लागू किया था। देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे समझना है TAPS में यानी तमिलनाडु का जो पेंशन स्कीम जो आने वाले समय में वहाँ के कर्मचारियों के लिए लाया जाएगा, उसमें सबसे पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे पुरानी पेंशन योजना में 0% होता है, नील होता है, ठीक उसी तरीके से UPS में 10% होता है बेसिक और DA का। लेकिन तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन में भी सेम UPS के जैसा ही बेसिक और DA का 10% काटा जाएगा। अब ये पहले पॉइंट पे ही TPS जो है वो फेल कर गया। TPS भी बिल्कुल एकदम UPS के जैसा है। यहाँ पे केवल राज्य सरकार का जो एक जिद है कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम नहीं देंगे, यानी केंद्र की यह योजना है, हम इसे नाम नहीं देंगे। लेकिन TPS की प्रारंभिक जो अभी जो पहला पॉइंट आपने देखा, ये पॉइंट पे TPS भी OPS के जैसा नहीं है, ये बिल्कुल UPS के जैसा है। आइए ज़रा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन पे अगर बात करें तो यहाँ पे
ओपीएस में किसी भी प्रकार का जो बर्डन ऑफ फुल पेंशन बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द गवर्नमेंट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे सरकार को अलग से देने की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन 18.5% की राशि प्लस बेसिक प्लस डीए पे यूपीएस में दिया जाता है। और सेम तमिलनाडु पेंशन स्कीम जो आने वाले पे चर्चाएं हो रहे हैं, यहाँ भी 18.5% की बात किया गया है। आइए ज़रा यहाँ पे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर आप सेवानिवृत्त होते हैं तो उस कंडीशन में क्या बेनिफिट यहाँ पे है। तो ओपीएस में बेनिफिट ये है कि आपको अंतिम वेतन का 50% और जो भी आपका जो डीआर वगैरह जो होगा केंद्र सरकार जो देती है वो डीआर आपको मिलते रहेगा और ये बढ़ते रहेगा। अगर आफ्टर डेथ फैमिली को 60% और फैमिली में यहाँ पे स्पाउस अगर पति और पत्नी में से किसी एक को अगर निधन के बाद एक को ओपीएस में पेंशन जो है 60% राशि अलाउ किया जाता है। यूपीएस में यही चीज़ पे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे लमसम क्या कहता है कि आप निकालेंगे जो रिटायरमेंट जो होगा वो आपके 10% ही होगा प्रत्येक 6 महीने के सर्विस के कैलकुलेशन के आधार पर। और यहाँ पे कहा कि गारंटेड तो देंगे 50% और गारंटेड तो देंगे, लेकिन ये 50% राशि तभी आपको गारंटेड रहेगा जब आपने कोई भी पैसा जो है पूर्व में नहीं निकाला है। अगर निकाल लिया है तो या जो आपका ये 10% की जो कटौती हो रहा है और जो 18.5% सरकार दे रही है उसे जब आप छोड़ेंगे तभी हम यहाँ पे 50% देंगे। सेम पैटर्न यहाँ पे भी टीपीएस में भी एकदम बिल्कुल यही है। अंतर क्या है यहाँ पे कि जो ओपीएस में स्पाउस को पति पत्नी को दिया जाता था, यहाँ पे फैमिली पेंशन में जो बात किया गया है टीपीएस में कि अगर कोई यहाँ पे उत्तराधिकारी होगा तो उत्तराधिकारी वाले संतान को भी दिया जाएगा। एक थोड़ा सा इस पॉइंट को चेंज किया गया है जो ओपीएस से अलग इसको बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो पेंशन एडजस्टमेंट की जो बात आ रही है तो यहाँ इंक्रीज विथ एवरी पे कमीशन जब ओपीएस लागू होता है, जिन लोगों को ओपीएस मिलता है और जब पे कमीशन लागू होता है तो पे कमीशन लागू होने पे एवरी प्रत्येक वर्ष जो है वह प्रत्येक 10 वर्ष पे जो केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होता है। यहाँ पे देखिए कि फिक्स कर दिया गया है, किसी भी प्रकार का केवल इन्फ्लेशन दिया जाएगा, डीआर दिया जाएगा, लेकिन बेसिक पे किसी भी हालत में हाइक नहीं होगा। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी यही चीज़ कर दिया गया है टीएपीएस में कि किसी भी प्रकार का कोई बेसिक जो होगा वो आपका हाइक नहीं होगा। अब मिनिमम जो पेंशन की जो बात किया जा रहा है, क्योंकि 10 वर्षों की सेवा अवधि के बाद मिलता है, यूपीएस में भी 10 वर्षों की सेवा की अवधि के बाद है। और टीएपीएस में जो यहाँ पे जो चर्चा किया गया है कि जो सर्विस लेंथ है आप कंप्लीट सर्विस लेंथ करेंगे तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे ओपीएस में बहुत सारे इंटायर पेंशन, फैमिली पेंशन, पेंशन कम्युनिटेड किया जाता है। यहाँ पे 18.5% जो है वो कंट्रीब्यूशन, यहाँ भी 18.5% कंट्रीब्यूशन। ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे टीएपीएस जो है सो केवल एक चुनावी मुद्दा है और कर्मचारियों को किसी तरीके से उसको मतलब लाइन से अलग हटकर यहाँ पे वैसा कोई चर्चा नहीं किया गया है कि जो लगे कि नहीं इसमें कुछ यूपीएस या एनपीएस से कुछ ज़्यादा बेहतर है। केवल नाम में चेंजिंग किया गया है। और कुछ मामलों में अगर कहें, क्योंकि हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर यहाँ पे कुछ सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो चर्चा किया गया था डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी का, तो यहाँ पे भी इस चीज़ का चर्चा है कि 25 लाख मैक्सिमम, इससे ज़्यादा डेथ ग्रेजुइटी नहीं, वो भी फुल सर्विस लेंथ के बाद। ये सभी बातें यहाँ पे टीएपीएस में लागू किए गए थे। अब देखिए जो मुख्य रूप से जो बातें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि टीएपीएस का जो आज चर्चा हो रहा है, यूपीएस का चर्चा, यूपीएस को एडॉप्ट नहीं किया, यूपीएस को तमिलनाडु ने इनकार कर दिया और टीएपीएस को लागू किया। अब इस चीज़ को समझना है कि तमिलनाडु की जो पेंशन प्रक्रिया जो था, जब वहाँ पे ओपीएस जिन एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा था और तमिलनाडु पेंशन स्कीम में जो पहले से लोग थे यानी 2003 से तो इन लोगों का जो पैसा कट रहा था वह पैसा एलआईसी के माध्यम से इन लोगों का रेगुलेट किया जाता था। और एलआईसी के माध्यम से जो पैसा रेगुलेट किया जाता था उसका रिफंड जो था वो कह सकते हैं कि बहुत कम था। मतलब जब कोई सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट के बाद जब एम्प्लॉय आ रहे थे तो
एक बेहतर जो मिलना चाहिए था रिफंड वो नहीं मिल पा रहा था। ठीक इससे अगर हम उलट अगर बात करें एनपीएस का या यूपीएस का, तो कुछ मामलों में ये बेहतर रिफंड दे रहा था तमिलनाडु के पेंशन स्कीम के से अलग हटकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैसे को रेगुलेट करने का जो काम चल रहा था वो पीएफआरडीए के द्वारा चल रहा था। और तमिलनाडु एलआईसी में हुआ क्या कि जब कैग का रिपोर्ट वगैरह आया तो उसमें यहाँ की पेंशन स्कीम में जो देखा जा रहा था कि एम्प्लॉय को बेनिफिट तो है ही नहीं, और जो घाटा वगैरह जो देखा जा रहा था, जो डिफिसिट देखा जा रहा था, वह काफ़ी कर्मचारियों के हित में नहीं था। सरकार जो है तमिलनाडु सरकार इस चीज़ को भी अलाउ इस बार करने जा रही है कि हम टीएपीएस में रहेंगे, लेकिन अब एलआईसी से अलग हटकर हम पीएफआरडीए में आ जाएंगे। यानी अगर बात करें कि केवल बातों को यहाँ पे राज्य सरकार ने केवल अपने कर्मचारियों के लिए घुमाने की कोशिश किया है, जैसे पहले भी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को एनपीएस और यूपीएस को बीच में लाकर जो चर्चाएं शामिल किया गया कि ओपीएस के जैसा आएगा, जैसे वहाँ हुआ था वैसे यहाँ भी हो रहा है। यानी ये टीएपीएस न वहाँ के राज्य कर्मचारियों के लिए बेहतर है, और न अगर कोई दूसरा राज्य अगर इस तरीके का अपना सेपरेट अगर पेंशन फॉर्म बनाता है तो अभी उस राज्य के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि बेहतर उसी कंडीशन में हो सकता है जब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ओपीएस, जब ये सारे फॉर्मेट को हूबहू पैटर्न पे अगर लागू कर दिया जाए तभी नाम बदलने का कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो फिर हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अगर टॉपिक आते हैं तो ज़रूर, अगर मेरे वीडियो को अभी तक देखे हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, और नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।